मध्य मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क बार से खिताब में बड़े इंकशाफात कर दिए। 9 अप्रैल की रात अदालत खोलने की वजह बयान कर दी। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के फैसले पर तनकीद। अदलिया की जानिब से वजीर आजम को हटाना गलत करार दे दिया। कौन से लोगों ने फवायद लेकर जस्टिस अतर मिनल्ला को निशाना बनाया, अहम डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे विफाकी काबीना इजलास, पीटीआई पर पाबंदी का मामला मौखर कर दिया गया। पीटीआई के लोग जनरल आसिम मुनीर और उनकी फैमिली पर हमले कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीटीआई पर शदीद तनकीद। काबीना अहम फैसले लेने से क्यों घबरा गई, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अमरीकी महकमा खारजा ने पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार कर दिया। दूसरी जानिब दहशतगर्दी से निपटने के लिए डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की इमदाद मांग ली। इमदाद किस मद में की जाएगी और लू ने क्या कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला सेनेट कानून और इंसाफ कमेटी में पहुंच गया। जजेस की परफॉर्मेंस पर तनकीद। वजीर कानून ने सियासी मुकदमों पर एतराज उठा दिए। नई सुप्रीम कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई के हामिद खान ने कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों की मुखालफत कर दी। इल्तिवा के शिकार केसेस की तादाद की तफसीलात तलब। कमेटी में क्या हुआ, क्लासेस साहब की जुबानी, ये तमाम डिटेल्स आज की जानेंगे। हमें ज्वाइन किया डिस्कशन के लिए सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमेशा आपसे डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, आपका तज्जिया हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो काबीना का पीटीआई को बैन करने का फैसला डिफर हुआ है, ये क्या हुआ है, क्यों हुकूमत बैकफुट पे गई है, इसकी वजह क्या देख रहे हैं? देखिए, बैन का मामला मेरी इत्तला के मुताबिक अब ख़त्म हो गया और ये भी सिर्फ सियासी बयानबाजी तक रहेगा। और जो डोमेस्टिक कंपल्शन थी, पहले दिन ही सबको पता था सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे ये होल्ड नहीं करेगा। फिर एलाइज भी इसी बात से घबराए हैं, वो कोई प्रिंसिपल पोजीशंस पे नहीं, पीपल्स पार्टी या दूसरे लोगों ने साइड पे हुए या डिस्टेंस रखा। उनको पता है कि ये नॉन स्टार्टर है और जो माहौल बना वैसे अदालती फिजाओं का, वहाँ पे ये बिल्कुल इससे नहीं होना था। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, जो अपने शो में ही बता रहा था नाज़रीन को, कि 2 इम्पोर्टेंट कैपिटल्स, एक यूरोपियन कैपिटल और एक नॉर्थ अमेरिकन कैपिटल, यहाँ के 2 बहुत सीनियर ऑलमोस्ट टॉप आप डिप्लोमेट्स कह लें, उन्होंने भी मशवरा दिया है, एडवाइस का वर्ड यूज हुआ है टू द गवर्नमेंट कि जी इस तरफ ना जाएं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी सब कुछ। अब एक यूरोपियन मुल्क ऐसा है कि जो पाकिस्तान से भागता है पैसे लपेट के, वो जाके वहीं रहता है। हमारा उनके प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट नहीं है, फिर वहाँ पे जायदादें लेते हैं, सब कुछ करते हैं। दूसरे मुल्क में बच्चे पढ़ने होते हैं, वहाँ भी जायदादें हैं, फिर वो मुल्क वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 कैपिटल्स जब आपको एडवाइस देते हैं तो उसका बहुत बड़ा बोझ है, बिकॉज उनकी एडवाइस खाली इस्लामाबाद नहीं, वो पिंडी के लिए भी भारी होती है। सो ये एक, अब आप सिर्फ इस पे आए बाएं शाएं बातें सुनेंगे, ये अब बैन वर्चुअली लगने से पहले ही ख़त्म हो गया हुआ है एंड आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग एनीवेयर। सो इसलिए बैन को मेरा ख्याल है हम पहले ना भी डिस्कस करें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा मालिक साहब, आप कह रहे हैं कि बैन की जो बातें हैं वो अब सिर्फ बातें ही हैं, उसमें कुछ होना नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि एकदम से बहुत सीरियस किस्म का क्रैकडाउन हुआ है। पीटीआई की जो डिजिटल मीडिया टीम है या अगेन उनकी जो रहनुमा हैं, उनके हवाले से हमने देखा है कि अगेन स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रिक्ट हुई है क्रैकडाउन की। इसकी क्या वजह है और इसके क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, काउंटर नैरेटिव नहीं बना पाए एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत, तो जब आप काउंटर नैरेटिव ना बना पाए तो फिर जाहिर है फिर एक ही तरीका होता है कि आप खामोश करें। और जब पीटीआई ने भी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें की हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। जब वो आपको याद है जो वो 71 वाला एक वीडियो बना के चलाया गया, फिर उसके ऊपर बड़ा इशू बना, उसको फिर डिफेंड किया गया, फिर उसको और बढ़ावा दिया गया। फिर जब आप टॉप लीडरशिप सबके, बात तो गलत है, आप फैमिलीज का नाम लेंगे, फैमिलीज की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो फिर रिएक्शन तो आएगा। लेकिन हो अब ये रहा है कि अब ये जो फायरवॉल भी आ रही है, ये सब कुछ आ रहा है, ये बहुत बड़ा घुटन का माहौल बन रहा है। और इसमें जो अगर आप ये कहें कि रियासती इदारों का और हुकूमत का ओवर रिएक्शन है, बिल्कुल ओवर रिएक्शन है, बट हैविंग सेड दैट, इन मामलात में पीटीआई का जो डिजिटल विंग है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हदूद क्रॉस की हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो अब एक तो रऊफ हसन उठाए गए हैं, मुझे तो तरस आता है उस आदमी पे
क्योंकि मुझे याद है प्राइवेटली वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं डिजिटल वाले, क्यों इस तरह करते हैं। और वो उन्होंने कहा भी कि जी मेरा तो उसमें कंट्रोल भी कोई नहीं है, लेकिन एंड में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उठाएंगे। सो आई थिंक आने वाले दिन बहुत ज़्यादा घुटन के हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती के हैं। और वो अंग्रेजी में कहते हैं ना भैया उसको जीरो सम गेम, एक जीरो सम गेम बन गई है। वो भी इमरान खान भी एक कदम पीछे नहीं हट रहे, फौज भी एक कदम पीछे नहीं हट रही, हुकूमत तो खैर आराम से तमाशा देख रही है, बिकॉज उनसे तो इमरान खान का इलाज है नहीं। वो तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया कि रियासती इदारे ही इनको कुछ करेंगे तो करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। तो इसलिए वो अब 3 कॉन्फ्रंटेशंस बहुत बड़ी चल गई हैं, इमरान खान और इंस्टीट्यूशन की और जुडिशरी की, और जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की। ये बड़ा ही एक्सप्लोसिव मिक्स बन गया है। अब यहाँ पे अगर बड़े दिल से बड़े फैसले ना किए गए उन लोगों के पास जिनके पास असल ताकत है, तो अब यकीन माने पूरा निज़ाम कैन गो आउट फॉर अ सिक्सर। हम बहुत ही खतरनाक वक्त से गुजर रहे हैं। वैसे तो हम 75 साल से हमेशा कहते हैं पाकिस्तान एक खतरनाक दौराहे पे दौराहे ही नहीं मुकदा साडा, बट राइट नाउ वी आर इन अ वेरी 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 प्रिकेरियस पोजीशन। जी मालिक साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया और कुछ खबरें भी हमारे साथ शेयर की आपने। आप क्योंकि यहाँ पे कम से कम इस्लामाबाद में आपको मेरा ख्याल है 35 साल प्लस हो गए हैं, आपने बड़ा इस्टेब्लिशमेंट को करीब से देखा है, हुकूमतों को देखा है, आते जाते कई प्राइम मिनिस्टर, कई आर्मी चीफ, कई इस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोग। अगेन ऑफ कोर्स उसमें सहाफ़ियों की मीटिंग्स भी होती रहती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं, ब्रीफिंग्स भी होती हैं, आपको अंदाज़ा है दोनों साइड्स का। सो कोई आपको मेरा नहीं ख्याल कोई बात आपसे छुपी होगी। आपने वो बात की कि फ़ौज भी एक कदम पीछे नहीं जा रही, खान साहब भी नहीं जा रहे। अब दोनों साइड्स को जानते हैं अच्छे तरीके से, आपकी अक्सर मुलाकातें भी रहती हैं पॉलिटिशियन से या इस्टेब्लिशमेंट से, अगेन बहुत सारे जर्नलिस्टों की रहती हैं। तो आपको क्या लगता है क्या स्टेप फौज उठाए वो एक कदम पीछे जाए, या क्या स्टेप खान साहब एक कदम पीछे उठाएं जो आपने कहा है उसके बाद कोई चांस बन सकता है? कोई आपके जहन में फार्मूला है एक एज ए वेरी सीजन्ड उस जर्नलिस्ट के तौर पर जो पॉलिटिक्स को, हिस्ट्री को और तमाम लोगों को, कैरेक्टर्स को जानता भी है? सबसे बड़ी जरूरत है रऊफ कि फौज जुडिशरी के मामले में 2 कदम पीछे जाए। देखें अभी अब एक खौफनाक एक मंजरनामा बन रहा है। आपने देखा ये ट्रिब्यूनल्स का इशू बना, ट्रिब्यूनल्स जो पंजाब वाले 8 ट्रिब्यूनल्स हैं, इनके फैसले इस मुल्क का सियासी मंजरनामा टोटली चेंज कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो स्टैंड ऑफ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी भेज दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप जाके नए चीफ जस्टिस से मिले, वो उनसे मिले, वो आलिया नीलम बीबी, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि वही ट्रिब्यूनल्स रहेंगे। अब वही ट्रिब्यूनल्स का मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अब और दूसरा जो इनका वो 15 दिन वाला फैसला है, उसमें 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशंस और वो करने के लिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन उस पर स्टैंड लेता है और कोर्ट की बात नहीं मानता, फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या वो कंटेम्प्ट लगाती है, क्या वो नहीं लगाती। और अगर ये स्टैंड ऑफ होता है और अगर वो ट्रिब्यूनल्स अल्टीमेटली अपना काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं यही ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे और चीफ जस्टिस का वर्ड हतमी फैसला होगा, तो वो फिर पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है। वो अगर पूरा से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रेटन होता है तो उसका मतलब है कि जो ख्वाहिश है इस वक्त रियासत की और गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल खतरे में पड़ सकती है, पूरा निज़ाम उल्टा हो सकता है। इसलिए ये बड़े ही हम खतरनाक जगह पे खड़े हुए हैं। ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है सर, चलो ये तो आपने बता दिया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करे। इमरान खान साहब क्या एक कदम वो पीछे जाएं सर? मेरा नहीं ख्याल कि वो पीछे जाना चाहेंगे। देखिए मैं आपने तजवीज दी कि एक कदम वो भी पीछे जाए, वो भी जाए, यही तो सारा क्राइसिस है कि नोबडी इज रेडी टू स्टेप। मैं रीजन दे रहा हूँ ना। मैं देखिए मैं जब भी किसी का एनालिसिस करता हूँ, मैं अपने आप को उसकी जगह डाल के सोचता हूँ कि अगर क्या हो सकता है। देखिए इमरान खान मेरे ख्याल में कन्विंस्ड हैं कि उनको इस निज़ाम में कोई जगह नहीं मिलनी। वो चाहेंगे कि यार इससे बेहतर है सारा निज़ाम गिरे और टोटल डिसऑर्डर में से एक नया ऑर्डर जन्म ले और उसमें वो चीजें हो। देखिए ना, उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट को तो बेट कर दिया ना। सिविलियन गवर्नमेंट इससे ज्यादा क्या कह सकती है कि हम आपकी पार्टी बैन करेंगे और आप पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, ये मैक्सिमम था। अब वो चाहते हैं कि फौज का और जो ये है क्लैश इस वक्त जुडिशरी का इस हद पे चला जाए कि फिर फौज को अपनी पावर यूज करनी पड़े। और वो पावर क्या होती है? वो तो फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है ना। सो पूरा निज़ाम गिरता है। उनको इस निज़ाम में अपनी कोई जगह नजर नहीं आ रही। और आप ये देख लीजिए कि पिछले 2 महीने में
क्या कोई ऐसा कदम गवर्नमेंट ने या किसी ने उठाया कि जो जरा टेम्परेचर नीचे करे? नहीं करे। आपने पार्टी से क्रेडिट सील कर दिया, आप बंदे गिरफ्तार कर दिए, रोज नए मुकदमे बन रहे हैं। अब जो ये फ्राइडे को जुलूस निकलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, इसमें लॉयर्स भी होंगे, सब कुछ होंगे। उसमें देखते हैं पंजाब गवर्नमेंट कितना स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इसको डील करती है, उसके नतीजे में क्या होता है। सो हर दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और देखिए जो जेल में बैठा हुआ है वो क्या कह सकता है? वो तो कहता है आज ही मेरे से बात करो। जिनसे वो कहता है वो बात करने पे तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है अगर हालात ने थोड़ा सा अल्टीमेट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पीछे जाना है, वो तभी जाएगा कि पहली स्टेज पे फौज की और जुडिशरी की जो टिफ है इसमें कमी आए। अगर ये कमी नहीं आती, यकीन मानिए इस वक्त तीन पावर सेंटर्स रेलिवेंट हैं। एक इमरान है, एक फौज की टॉप क़यादत है और तीसरी सुप्रीम कोर्ट है। मैंने चीफ जस्टिस का नाम इसलिए नहीं लिया कि 8-5 के फैसले मतलब हुकूमत को सर, मतलब इसमें से शहबाज शरीफ साहब राइट ऑफ हो गए, कैबिनेट हो गई, पार्लियामेंट हो गई, वो कहीं मैटर नहीं करते। जो लोगों की जैसी तैसी है, 2 नंबर है, 10 नंबर है, जेन्युइन है, व्हाटएवर जो भी है, रिप्रेजेंटेशन तो है। आपने तो बिल्कुल उसको उड़ा दिया है कि वो तो एग्जिस्ट नहीं करते सर। बिकॉज उनके पास अगर उनका काउंटरिंग वजन होता तो सारा बोझ तो फिर अस्करी की आदत पे ना पड़ता ना। इन्होंने तो आउटसोर्स कर दिया, इनको पता है कि इनसे नहीं इमरान खान। मतलब ये कि मैं सॉरी आपकी बात कर, मतलब ये कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो इतने इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं हो जो सारे लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे और चीज़ें ठीक कर लेंगे। स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रिक्ट फैसले लेने की उनमें कैपेसिटी नहीं है। और वो कहते मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे चाहते थे उसमें थे, टक्कर मार देते थे मियाँ साहब। तो ये टक्कर, अब आप जैसा बंदा जो है जो इतना करीब से सबको जानते, वो कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करती हुकूमत। तो ये तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की फेलियर है कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि आप भी उनको किसी उस स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं समझते कि ये कोई डिसीजन मेकर है, कोई हुकूमत है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई बॉस है। तो मतलब शहबाज शरीफ साहब तो नाकाम हुए हैं फिर। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात नहीं है, इस वक्त गवर्नेंस की बात नहीं है, इस वक्त पावर फॉर्मूला की बात है। सर उसी की बात पावर फॉर्मूला वाला उनका वजन ही नहीं है। आप शहबाज शरीफ को छोड़ें, आपने नवाज शरीफ साहब का कोई लफ्ज सुना आपने पिछले 1.5-2 माह में? कहीं खामोशी के सिवा। कल मरियम नवाज साहिबा ने तो बहुत बोली है सर, मरियम नवाज साहिबा तो बहुत सख्त बोली है 2-3 दिन पहले। वो क्यों बोली है? वो इसलिए बोली है कि 8-5 के फैसले का फिक्र नहीं है किसी को। 8-5 के फैसले से क्या हो गया, चले और मेंबर आ जाएंगे, वो और शोर डाल लें पीके के, उससे पावर इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होती। पावर डिस्टर्ब होती है ट्रिब्यूनल्स अगर ये चले और ट्रिब्यूनल्स ने अगर फैसले किए तो इन सबकी सीटों का नहीं पता आपको कि फ्यूचर में क्या होगा, मियाँ साहब की सीट का क्या होगा, मरियम का क्या होगा, बाकियों का क्या होगा। उनको फिक्र ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला इम्पोज कर दिया और इलेक्शन कमीशन जो भी रेजिस्ट कर रहा है और अगर उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी रगड़ दिया तो फिर क्या होगा? पूरी पावर स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है रऊफ। इस वक्त पूरा पावर स्ट्रक्चर को जो थ्रेट है वो इमरान खान से नहीं है, वो किसी और से नहीं है, वो उनको इन 9 ट्रिब्यूनल से है। इस्लामाबाद वाला ट्रिब्यूनल तारिक जहांगीरी साहब का, उस पर इनकी 3 सीटें इस्लामाबाद की, लाहौर की सारी सीटें, पंजाब जो असल पावर बेस है वहाँ की सारी सीटों का फैसला करना है उन ट्रिब्यूनल्स ने। ये जो है ना 9 लोग, ये इस तक नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट को, इसलिए सारा प्रेशर चल रहा है। हुकूमत ने सर ये क्यों तय कर लिया है, आपके पॉइंट में बड़ा वजन है कि ये क्यों तय कर लिया गया है पहले से कि ये 9 जजेस जो आएंगे ट्रिब्यूनल को हेड करेंगे तो ये हमारे खिलाफ ही फैसले देंगे, प्रोसीडिंग होंगी, वहाँ पे चीज़ें पेश की जाएंगी, सबूत अदरवाइज फार्म पेश होंगे। सो इट विल टेक टाइम। तो आप जाएँ अपना डिफेंड करें, हुकूमत करे, ये जितने MNAs वगैरह हैं करे। मतलब पैनिक मोड में क्यों है फिर हुकूमत को? इनको क्या जजेस, अभी से इन्होंने कहा कि जजेस का फैसलों का इनको पता है, डिसीजन हो गया है कि वो खान साहब की पार्टी के हक में सारे फैसले करेंगे, जितने भी आएंगे सबको उड़ा के रख देंगे और उनकी पार्टी के MNA वापस आ जाएंगे। ये क्यों हुकूमत सोच के बैठी हुई है सर? एक तो जो आप ये साउथ पंजाब वाली अपनी मासूमियत दिखाते हैं ना, मेरा दिल एकदम नरम पड़ जाता है, मुझे आंसू आ जाते हैं मेरी आंखों में। इतने आप मासूम हैं। आप भी देखें कि तक फिजा क्या चली हुई। सनम जावेद का केस कितना हाई प्रोफाइल केस था, सेलिब्रेटेड केस था ना, रोजाना इससे बातें होती थी। यार ड्यूटी जज ने बरी कर दिया। ड्यूटी जज के पास तो अगर तारीख डालता तो एक्सेप्टेड नॉर्म है कि ड्यूटी जज तारीख डाल देते हैं, हाँ जी जो केस है वो है। जब ड्यूटी जज आपके फैसले करने शुरू हो जाए आपके खिलाफ, जब ATC के 3 जजेस पूरी शिकायतें करनी शुरू हो जाएं, जब हाई कोर्ट्स आपके खिलाफ खड़ी हो जाएं, उस वक्त फिर आप कहते हैं कि इन जजों से क्यों डर रहे हैं? ये जो 8 जजेस लगे हुए हैं रऊफ, ये बड़े
पावरफुल जजेस लगाए गए हैं। ये मैं किसी से हाई कोर्ट के कुछ लोगों से बात कर रहा था जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, हु नो द जुडिशियल सीन। उन्होंने कहा जी हर जज जो है ना 4-4, 5-5 जजेस का ग्रुप वाला जज है, ये कमजोर जज नहीं है। सो आप इनको लाइटली ना लें। इसलिए अगर ये चीज बाकी लोगों को पता तो गवर्नमेंट को भी पता है। दीज 8 जजेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग जजेस। और जो फिजा बनी हुई है इस वक्त तो हवा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस वक्त तो वो जो फॉर्मूला अंग्रेजी में होता है एन एनिमी इज माई फ्रेंड, तो वो फैसला जब सुनाते हैं वो मैसेजिंग करते हैं कहीं और फैसले का बेनिफिशियरी हो जाता है पीटीआई। इसलिए मैंने कहा है कि अगर ये निज़ाम चल रहा है, अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस आना है, फौज को जुडिशरी से अपना कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना होगा। नहीं, कन्फ्लिक्ट खत्म करने का तो मकसद ये फिर वही है जो आप बता रहे हैं कि खान साहब को वो वापस लें और खान साहब को ये पावर दी जाए, क्योंकि उनका पे फौज की तरफ से ये इतराज आता है कि सारा रिलीफ जो है 9 मई के जी जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट का खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत चीजें हुई हैं। जब घरों में कैमरे लगेंगे, दूसरी चीजें होंगी तो रिएक्शन और आएगा। आपको वहां पे रीसेट बनाना है। वो एक जज साहब थे, वो 1 of the 6 जजेस, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। 2-4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ी मजेदार बात की। उन्होंने कहा यार देखें, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, निज़ाम में एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ता है। 2 बातें मान ली, 2 ना मानी, 2 दोनों ने ना मानी, तो वो सिस्टम चलता था और होता है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन जब आपके खानदानों के लोग, अगर खानदान का कोई बंदा उठाया जाए या आपके घरों में कैमरे लगे, तो फिर चीजें और हो जाती हैं। रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं ओवर जेलस लोगों ने दोनों तरफ से। जैसा पीटीआई ने बहुत रेड लाइंस क्रॉस की हैं, उसी तरह फौज ने भी रेड लाइंस क्रॉस की हैं, उसी तरह जुडिशरी ने मेरी रिएक्शन में रेड लाइंस क्रॉस की हैं। सबसे पहले इक्वेशन सेट होनी जरूरी है। रीसेट का बटन जब तक नहीं, वो ये कहते हैं सर, नहीं बजेगा। वो ये कहते हैं कि ये फौज की तरफ से हमेशा ये बयान दिया जाता है, उनके DGISPR भी कहते हैं कि ऐसा काम तो हमारे साथ जिंदगी में नहीं हुआ। 9 मई पे हम पे हमले किए गए, हम पे अटैक्स किए गए, तो रेड लाइंस उनके ख्याल में ये उनका आप सुनते हैं, वो कहते हैं 9 मई, और उसके वो समझते हैं दीवार जो बनी है रास्ते में वो तो जुडिशरी बनी है, उन्होंने रिलीफ दिया है 9 मई के जितने भी उसमें लोग थे। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। 9 मई जैसा बड़ा ही कंडेमेबल वो चीज है। जिसने वायलेंस किया है उसको रगड़ा पड़ना चाहिए। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए अटॉर्नी जनरल साहब जाएं, वो 3 मेंबर जो कमेटी बैठी हुई जजेस की, उसको जाके कहेंगी 9 मई वाली जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाया, फिर तारिक साहब रिटायर हो गए, उन्होंने बेंच तोड़ दिया, आखिरी में रिक्यूज कर लिया अपने आप को। आप रोजाना 8-8 घंटे के मुकदमे दूसरे सुनते हैं, हर बात आगे 9 मई पे रुकती है। सुप्रीम कोर्ट बैठे उस केस का फैसला करे। आपने जिधर भी फैसला करना है, आप कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट सुनेंगी या नहीं सुनेंगी, ताकि जिसने भी उसके अगेंस्ट अपील करनी है करे। ये मामला सबसे इंपॉर्टेंट मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से लटका हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं इस बात पे मैं कहता हूं कि इसमें कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, इस केस को फैसला करें। बेंच पहले बनता है तो फिर वो 6-6 महीने नहीं मिल रहा, फिर टूट जाता है, फिर उसके बाद किसी को नहीं पता। पूरा मुल्क 9 मई पे लटका हुआ है और फौज 9 मई पे रो रही है, गवर्नमेंट 9 मई पे रो रही है। इवन पीटीआई भी कहती है कि जी 9 मई का फैसले करें, हमारे पे नाजायज हो रहा है। और एक सुप्रीम कोर्ट है, उसका बेंच बना के फैसला नहीं कर रही। बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल। बहुत शुक्रिया बॉस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद मालिक साहब एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क बार में बड़े जो खिताब किया, उसे बड़े बड़े इंकशाफात किए, इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सेनेट की कानून इंसाफ कमेटी में आज क्लास साहब मौजूद थे, जो उसकी मीटिंग थी और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों के हवाले से क्या बातें हुई, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला ने न्यूयॉर्क बार में खिताब किया है और उन्होंने जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है उसकी माजी के फैसलों को चार्जशीट कर दिया। हाउ डू यू सी दैट? अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी एक लंबी गुफ्तगू की, 1.5 घंटे की तकरीबन मैंने वो सुनी है। तो बल्कि हमारी वो साथ वो इंटर्नी है महर खान, तो उनको भी मैंने जिम्मे लगाया कि आप मुझे कोई पॉइंट्स बना के दें। महर ने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स बनाए थे, खुद भी मैंने सुनी है, बल्कि जिम में था तो जिम में मैं वहाँ पे खड़े खड़े इसको सुनता रहा हूँ मैं सारा। अब उन्होंने 1.5 घंटे गुफ्तगू की है। इनकी गुफ्तगू पे ये मैं आज जी के साथ कह रहा हूँ, उन पर 1.5 घंटे की गुफ्तगू हो सकती है जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं वहाँ पे, मतलब इक्वली कोई 1.5 घंटा उस पर गुफ्तगू हो सकती है। तो लेकिन टाइम नहीं है साहब, हमने 5-6 मिनट में सम अप करना है, और भी टॉपिक बड़ा अहम है हमारे पास अगले सेगमेंट में।
दो चार चीज़ों का उन्होंने अहाता कि मैं उन्हीं को टच करूँगा। एक तो वो कहते हैं ना, वक्त या तारीख जो है ना अपना फैसला करती है कि फ़लाँ इंस्टीट्यूशन ने, फ़लाँ जज ने, किसी जर्नल ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी ने भी जो लाइफ में जो भी फैसले किए होते, वक्त फैसला करता है कि वो ठीक था या गलत था। तो वक्त ने कम से कम आज दो फैसले तो मतलब हो गए हैं, उसको उन्होंने उसकी डिटर्मिनेशन होगी कि वो ठीक थे या गलत थे। और ये करने वाले आप और मैं नहीं है। इस वक्त साबिक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे या अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी कम्पिटेंट, अतर मनीला साहब ने किए हैं। और जजमेंट भी उन्होंने उनके बारे में दिए जो उनके पुराने वो थे, वो जिनके तर्जमान थे इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस के, उनकी मूवमेंट ड्राइव की, ही वॉज वेरी क्लोज टू हिम। सो उनकी जजमेंट देना, स्पोक्स पर्सन थे वो तर्जमान, जैसे मैंने कहा, तो उनका जजमेंट देना अगेंस्ट हिज फॉर्मर चीफ जस्टिस, सो इट मीन्स कि हिस्ट्री ने वो फैसला दे दिया है यहाँ तक। वो क्या फैसले थे? दो थे। एक उन्होंने कहा जनाब के इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में कि इन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब को वो डिसमिस किया था। सो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को डिसमिसल नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने, स्पेशली जब माजी में आप एक वहाँ प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे चुके हैं, भुट्टो साहब को, और नवाज शरीफ साहब को भी आप एक दहशतगर्द करार दे के उनको 12-14 साल की सज़ा दे चुके थे। तो तीसरा वज़ीर आज़म भी आपने वो कर लिया, हड़प कर लिया। और उसके बाद फिर चौथा भी हुआ, नवाज शरीफ साहब फिर गए वो जेल में। वहाँ उसकी नहीं, उन्होंने 12 अक्टूबर की बात की। अब इट मे हैव स्किप्ड फ्रॉम हिज माइंड, मेरा ख्याल है जहन में नहीं होगा अदरवाइज, क्योंकि एक और मैं केस में आ रहा हूँ जिसको उन्होंने हवाला दिया है, सो वो उस पर भी बात करना चाह रहा हूँ, जहन में नहीं आएगा। सो उन्होंने ये फैसले दे दिए हैं कि, और दूसरा हुसैन हक्कानी साहब के खिलाफ मेमो गेट था जिसमें गद्दार डिक्लेयर किया गया था हुसैन हक्कानी साहब को, उस पर भी उन्होंने जजमेंट अपनी दे दी है एक तरह से कि जनाब ये भी गलत था। ये अदालतों का काम नहीं है कि वो जाकर किसी भी सिटीजन को, शहरी को इस तरह के इश्यूज़ में आप उनको गद्दारी उसमें डिक्लेयर करें। और शायद इसलिए उन्होंने जिक्र नहीं किया कि इसमें अप्लीकेंट पता कौन थे, कौन भूल जाती है, ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब काले कोट पहनकर वहां चीफ जस्टिस साहब की अदालत में गए थे और इन्होंने कमीशन बनवाया था अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर गिलानी एंड प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एंड ये आपके हुसैन हक्कानी साहब जो वहां पे एम्बेसडर थे। और किन के कहने पे गए थे? आज तो नहीं मानेगी नवाज लीग, नहीं मानेगी। उस वक्त जनरल ये जो थे बाजवा साहब और जनरल शुजा पाशा, दे वर प्लेइंग द कार्ड्स, बल्कि शॉट्स, ये उनके कहने पे उनको खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहना था। अदरवाइज इनका क्या कंसर्न था, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, क्योंकि उनको सूट नहीं करता कि हक्कानी साहब जो हैं उनका जो रोल था अमेरिका में, वो सिविलियन हुकूमतों के लिए ज़्यादा प्रो था। वो अमेरिकन को समझा रहे थे कि सिविलियन हुकूमतों को इमदाद दें, एस्टेब्लिशमेंट को इमदाद दे के आपको अब तो कुछ नहीं मिला, इनको एम्पावर करें, इनको पॉलिटिशियंस को। उस पर नाराज़ थी ये पूरी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट। फिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जब सिविलियन को स्ट्रांग होने की बात हो रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और अपने ही प्राइम मिनिस्टर और अपने सदर के खिलाफ उन्होंने कहा जनाब के इन पे गद्दारी के वो करें। सो उस पे कहा। दूसरा जैसे मैंने कहा उन्होंने गिलानी साहब वाला कहा। तीसरी बात जो बड़ी अहम की, जो हार्ट लग रहे थे, एंड ही इज़ वेरी जेन्युइन, उनका केस है जो मरियम नवाज साहिबा ने चंद दिन पहले उन पे तनकीद की है। मतलब मरियम नवाज साहिबा को भी देखना चाहिए कि बाज़ लोग मान लिया फैसले में जजेस के पसंद आते हैं, बाज़ नहीं आते, लेकिन अगर किसी बंदे ने आपको कभी किसी लम्हे पे, मुश्किल को लम्हे में थोड़ी सी हिमायत दी हुई है ना, तो थोड़ा सा बंदा उसके एहसान को, चले आपने समझा होगा जी मेरे साथ एक जस्टिस हुआ है, लेकिन वो जस्टिस करना आसान नहीं था। अतर मनीला ने आपको बहुत बड़ी फेवर की हुई है। अतर मनीला कहेंगे मैंने इंसाफ किया था, लेकिन आम आदमी पाकिस्तान में फेवर समझता है कि उस वक्त की, और उस पर क्रिटिसिज्म ले रहे हैं, वो ली थी, मैंने की हुई है, हमने अपने प्रोग्रामों में की हुई है। मैं और अमरतीन सब शो में थे, मैंने वो प्रोग्राम किया अतर मनीला साहब के खिलाफ मादरत के साथ, मैंने उस पे प्रोग्राम किया हुआ है, उनके खिलाफ किया हुआ है। हालांकि ही इज़ अ वेरी मतलब गुड मैन, उनसे बड़ा पुरानी उनसे दुआ सलाम भी थी। अब वो ये बात ये कह रहे हैं कि जब उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा जनरल फैज़ खिलाफ थे कि हमने नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और ये हो गए कैप्टन, ये जो उनके हस्बैंड सफदर, इनको हमने जेलों से बाहर नहीं आने देना। उस वक्त आपको जमानत किसने दी थी? जस्टिस अतर मनीला ने इस्लामाबाद में दी थी। आपको ये बातें थोड़ी सी याद रखनी चाहिए जनाब। और इन्होंने जो वहाँ पे 41-42 पेजेस का लिखा था, वो इन्होंने नोट लिखा था जमानत का, जो बाद में चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त ये चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब के दौर में, वो खोसा साहब जो हैं, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। खोसा साहब ने फिर उसका पोस्टमार्टम किया था इनका अतर मनीला साहब की उस जमानत के नोट का। उन्होंने कहा भाई साहब जमानत के नोट में कब ये 42 पेजेस लिखे जाते हैं जजमेंट, आपने तो पूरे का पूरा केस जो है उसका फैसला कर दिया, जो कभी मतलब ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, आपने ट्रायल कोर्ट का फैसला दे दिया आपने।
तो फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट क्या करेगा? कल को आपके सामने इसने आना है और इसने आके वो चैलेंज होना है केस ने। तो अतर मिर्ज़ा साहब पे तनकीद आई थी बाकायदा उसमें, उनकी जजमेंट में जो उन्होंने लिखी थी खोसा साहब ने, जिसमें मरियम साहब नाराज भी रहते, लेकिन खोसा साहब ने भी इनको फेवर की थी। उन्होंने कहा जनाब क्योंकि अब आपने दे दिए, जमानत दे दी, एंड बीइंग ए वुमेन हम इसकी जमानत कैंसिल नहीं करते। नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी जेल में थे, उन्होंने इनके कैंसिल करने का तकरीबन था पहले से जेल में, और कैप्टन सफदर के साल 1.5 साल की थी। तो उस वक्त इनको खोसा साहब ने भी फेवर की थी, मरियम उन पे भी हर वक्त ये बरसती रहती हैं। सबसे बड़ी फेवर अगर मरियम नवाज साहबा को अगर किसी ने की हुई है नवाज शरीफ साहब के केसेस में, तो इन्होंने वहाँ पे अतर मनीला साहब ने की हुई है कि इन पे तनकीद क्या आई थी कि आप केस के मेरिट डिमेरिट्स डिस्कस नहीं करते, जो जमानत लगी हुई है। आपने जमानत में सारे केस का फैसला कर दिया था, एंड ही केम अंडर फायर। इन पे बड़े क्वेश्चन उठे थे। आज अगर वो उसके भारी दिल के साथ अतर मनीला ये बात कह रहे हैं ना कि जो कल के बेनिफिशियरी थे तो मेरे ऊपर हिट कर रहे हैं, इसलिए वो मरियम नवाज साहबा को कह रहे हैं। मरियम साहबा को फिर मैं कहूँगा सियासतदानों को इतना भी बेरहम नहीं होना चाहिए कि वो अपना फायदा निकाला, काम निकाला, आपको फेवर हुई, आगे चल के छोड़ो यार। तो थोड़ी सी रखनी चाहिए, कटसी थोड़ी सी आपको रखनी चाहिए। कहा कि 1.5 घंटा मजीद से बात हो बहुत हो सकती है, मतलब बहुत कुछ है कहने के मेरे पास इस इशू पे, और भी उन्होंने कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो अप करें और इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जो बात उन्होंने की उससे क्या लग रहा है कि डायरेक्शन क्या है। बहरहाल अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कानून साफ कमेटी में जो आज डिस्कशंस हुई और जो नई सुप्रीम कोर्ट बनने की बात हो रही है, ये क्या बात है, सेनेटर हामिद खान साहब क्या कह रहे थे इसके खिलाफ। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, सेनेट की कानून साफ कमेटी जो है उसका आज उसकी मीटिंग थी, आप उसमें मौजूद थे और वहाँ पे बहुत अहम बातें डिस्कस हुई, जजेस की परफॉर्मेंस के बारे में, इसके अलावा जजेस की तादाद बढ़ाने का, फिर नई सुप्रीम कोर्ट बनाने का। क्या रहा इस मीटिंग में? आज कोई वहाँ पे कोई 1 घंटे के करीब मीटिंग चली है, बड़े 4-5 उस पर बिल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट बिल। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस जो है, फ़रूक नायक साहब जो है फॉर्मर ये चेयरमैन सेनेट जो हैं वो हैं उसके चेयरमैन हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं उस कमेटी के। हामिद खान साहब हैं, फिर अब्दुल कादर साहब हैं, फिर उसके बाद ये सेनेटर फौजा साहबा, खैर वो तो मूवर थी, वो आई हुई थी। सादिया अब्बासी साहबा ने आना था, खैर वो नहीं है, उनके भी 1-2 बिल्स है। तो इस पे और भी अच्छे ये लोग हैं जिनकी गुफ्तगू सुन के आप एजुकेट होते हैं और आप सीखते हैं वहाँ पर। अच्छा, उसमें अनुषा रहमान साहबा हैं, वो भी आई हुई थी, वो भी सेनेटर हैं। तो बड़ी उसमें धुआंधार गुफ्तगू हुई है, 3-4 बड़े पॉइंट्स है जो मुझे वहाँ पर आज के इन द गिवन सिचुएशन। आजम तारड़ साहब जो हैं वो भी आए हुए थे, सेक्रेटरी साहब हैं वो भी आए हुए थे, और बाकी लोग भी थे, वो लॉ सेक्रेटरीज। असल फोकस ये था कि एक खतून फौजा साहिबा जो है वो चाह रही थी कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, इस वक्त 17 है, इनको ज़्यादा किया जाए, क्योंकि इस वक्त अवाम के केसेस जो है ना सारे के सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अवाम के केसेस अवाम भी भूल गए, अवाम को भी दिलचस्पी नहीं। वो कहते नहीं पहले सियासी केस ये ज़रा अपने दंगल जो है ना हमारे, ये दंगल ज़रा ये सेटल करना, हमारे केसेस की खैर है। ये बेचारे जलील हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, वकीलों को फीसें दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वकीलों को तो शायद कोई मसला नहीं होता होगा, वो जो आपका एप्लीकेंट है या जिनके केसेस हैं वो तंग हो रहे हैं। सो उनका ये ख्याल था कि शायद जजेस ज़्यादा कर देने से ना मसला हल हो जाएगा, उनकी ये राय थी। तो उस पर यह बहस हुई कि जजेस ज़्यादा होने चाहिए, कितने होने चाहिए। फिर उस पर उन्होंने जी उनके सेंस ली कि बताएं जनाब कि अभी 17 हैं, 19 करें, 20 करें, 21 करें, 24 करें, 25 करें। तो सेंस बन रही थी कि 21 के करीब कर लिए जाएं, और तो अगर बेहतर हो जाएगा जजेस अगर ज़्यादा हो जाएं। तो इस पर एक डिबेट हुई और एक बात भी की उन्होंने कि जनाब इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट जो है सारी एंगेज हुई है, तकरीबन 90% से ज़्यादा केस पिछले सालों में। अब नोट करें कि हर वक्त वहाँ सियासी केस लगा हुआ है, या कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको कहते हैं जी कि फलां आपकी पटिशन दे दी है। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जनाब ज़रा चेक कर लें कि अब तक जितने केसेस सुप्रीम कोर्ट ने सुने हैं, जितने घंटे लगे हैं, इसमें कितने सियासी केसेस सुने हैं और कितने आम लोगों के सुने हैं। ज़रा चेक तो करवा लें कि हर वक्त के इस पर लगे हुए हैं। एक ही काम है कि रोज़ को ना कोई सियासी एप्लीकेशन जब लेके जाते हैं। तो अनुषा रहमान साहब का ये कहना था कि सियासी केसेस इसलिए लिए जाते हैं कि वहाँ पे टिकर चलते हैं, वहाँ पे ख़बरें चलती हैं, वहाँ पे वो नाम होता है, क्लाउड बनता है, अथॉरिटी बनती है, आप डिस्कशन में आते हैं, प्रोग्रामों में आते हैं, आपके फटे चलते हैं टीवी चैनल, हाईलाइट होते हैं आप बड़े तरीके से। सो इसी वजह से वो सियासी केस ही उठा लेते हैं कि बाकी आवाम का, मतलब किसी आवाम का कोई अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, किसी का खुदा ना कैसा कोई कत्ल का केस है, या इस तरह के जितने कारपोरेट, उनको उससे तो कोई खबर नहीं बनती। खबर बनती है जनाब खान साहब से बनेगी, नवाज शरीफ साहब से बनेगी, जरदारी साहब से, गिलानी साहब से, राजा साहब से, जिससे भी बने। सो वो केसेस को उठा लेते हैं और उन्हीं पे हर वक्त काम करते रहते हैं। दूसरा उनका ये कहना था, अनुषा रहमान साहब ने बातें की, बड़ी सख्त बातें भी थी
उन्होंने जनाब हमारी जुडिशरी में जो है कोई मतलब लोग जो हैं बाज मतलब अच्छा काम भी करते हैं, बाज अच्छा काम नहीं भी करते, जिस पे उन्होंने आजम उन्होंने कहा इनके कंडक्ट पे या इनकी परफॉर्मेंस पे भी कुछ चेक होना चाहिए। जजेस तो बढ़ा रहे हैं, अगर परफॉर्मेंस यही रही तो फिर 20 रखें या 22 रखें या 40 रखें, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जिस पे ये कहा गया, उन्होंने खैर कहा आज़म अजीज़ तारड़ साहब ने कि फिर इसका एक और हाल भी हो सकता है, या इस तरह की तजवीज़ एक तरह की उन्होंने फ्लोट की कि एक नई सुप्रीम कोर्ट बनाई जाए जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोर्ट का नाम दिया जाए, जो ये सियासी केसेस या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को देखे, और ये जो केस आपकी एक नॉर्मल जो सुप्रीम कोर्ट है वो फिर जाके लोगों को केसेस उनको वो करे, उनके सुने। 50,000 से ज़्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े, इतना बड़ा नंबर वैसे मुझे नहीं याद पड़ता पहले हो जो अब आ रहा है, वो भी खैर उन्होंने डिटेल मंगवाई है कि कितने केसेस जो है ना पेंडिंग है वहाँ पे, वो हमें दें। प्लस ये भी बताया उन्होंने कहा कि नई सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पे बात हो, जिस पे उन्होंने हामिद खान साहब ने अपोज किया खैर कि नहीं बननी चाहिए, एडॉक जजेस को भी उन्होंने अपोज किया कि एडॉक जजेस भी नहीं होने चाहिए। फिर किसी ने हवाला दिया इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने जनाब इंडिया के बाद ही 1.5 बिलियन के करीब हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे मेरा ख्याल 32 या 34 आपके जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने सही सुना है। तो उन्होंने कहा जनाब कि वो वहाँ पे तो उन्होंने दूसरी कोर्ट नहीं बनाई, वहाँ सुप्रीम कोर्ट और कोई बनी नहीं, अकेली है। अब ये किसी ने वहाँ पॉइंट आउट नहीं किया कि भाई साहब रोज़ाना वहाँ पे कुछ सियासी केस भी नहीं लेके बैठे होते, ना वहाँ इमरान खान साहब है, ना जरदारी साहब है, ना गिलानी साहब हैं, तो ना उसके बाद आपके शहबाज शरीफ साहब है, ना हुकूमतें, ना कुछ हैं कोई वहाँ पे। कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में तो पोलिटिकल केसेज ना होने की बुनियाद पर जाते होंगे, आपके यहाँ तो रोज़ाना यही मतलब महाभारत तो यहाँ पे हमारी चांद माड़ी तो लगी हुई है यहाँ पे। सो उन्होंने कहा आपको नई कोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, जजेस जो हैं अगर वो अपनी परफॉर्मेंस वो ठीक कर लें, कंडक्ट ठीक कर लें, तो वो भी बेहतर हो सकता है इस पे। तो खैर उन्होंने कहा जी मैं ऐसे उस पर बात कर रहा हूँ कि हम नई सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं, फिर लोगों का दिल चले तो फिर वो अपने केसेस करते रहें। प्लस ये भी बात हुई कि जजेस जो है ना उन्होंने हिंट किया, उन्होंने आज़म तारड़ साहब ने कि जनाब कि आप इनको बगैर, बाज़ वकील इतने काबिल हैं कि वो जजेस से भी काबिल हैं कि उनको बाकायदा ज़रूरी नहीं है कि वो पहले जज बने फिर सुप्रीम कोर्ट जाएँ, तो डायरेक्ट भी हो सकते थे। उन्होंने वैसे ही बात की थी। तो उस पर आज़म उन्होंने कहा हामिद खान साहब ने कि इस तरह फिर सिफारशी कल्चर ज़्यादा प्रमोट होता है, आप अपने सिफारशी लोग लगा लेते हैं। और उन्होंने बताया कि माजी में कुछ इस तरह की अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, तो जब लिस्ट को चेक किया गया तो पता चला सारे जो है ना वो सिफारशी थे। वैसे उनसे हामिद खान साहब से मादरत के साथ माजी में होता ये कुछ रहा है, इन्हीं लोगों के बेंचेस जो है ना, इसी तरह बड़े बड़े जो वकील थे उन्हीं के बेंचेस जो है ना सारी उनके जो ये चेंबर से अपने चेंबर्स के लोगों को उन्होंने जजेस बनवाया। ये माजी में बहुत सारे इल्जामात लगते रहे, उन्हीं के जरिए फिर अगले 10-20 साल वो केसेस भी चलते रहते। मैं आज़म उनके हामिद खान साहब के अकेले की नहीं बात कर रहा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े बड़े बिग वकील जो है ना खुद जज नहीं बनते, अपने क्लाउड की वजह से ना अपने जूनियर को जज बनवा लेते हैं और फिर 400 यू नो कि फिर क्या होता है। इसके ऊपर मजीद बात हो सकती है, लेकिन इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।